खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम संसदीय चुनाव में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी, 65.31% हुआ मतदान। चुनाव कर्मियों ने रिसीविंग सेंटर में जमा कराए ईवीएम। सातवें और अंतिम चरण के लिए पर्चा भरने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किया नामांकन। दुमका, राजमहल और गोड्डा में भी नामांकन जारी। शेष चरणों के प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री की गिरिडीह के बिरनी में आज सभा। इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार। और मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज कर रही पूछताछ। समन भेजकर किया गया था तलब। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी मामले में पूछताछ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल हुए 4 सीटों खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़े के मुताबिक इन 4 लोकसभा क्षेत्र में 65.31% मतदान हुआ है। इसमें थोड़ी और वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक खूंटी में कल 69.02% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोहरदगा संसदीय चुनाव के लिए 64.56% मतदान हुआ। पलामू लोकसभा क्षेत्र के 61.04% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से 68.98% मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। इस बीच मतदान संपन्न होने के बाद चुनावकर्मी ईवीएम को रिसीविंग सेंटर में लगातार देर रात तक पहुंचाते रहे। दुर्गम इलाकों के मतदान कर्मी आज सवेरे भी ईवीएम जमा करते रहे। इन चारों संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के महापर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। इन चारों संसदीय क्षेत्र में हालांकि पिछले बार के चुनाव में 2% कम मत पड़े। आगामी 4 जून को देश के अन्य संसदीय क्षेत्रों के साथ ही इन सीटों की भी मतगणना कराई जाएगी। इसके बाद 45 उम्मीदवारों की जय और पराजय का खुलासा होगा। पलामू में मतदान संपन्न कराकर कई चुनाव कर्मियों ने कल ईवीएम रिसीविंग सेंटर में ईवीएम जमा कराया है। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोकतंत्र की जय का संदेश दिया। जिले के दुर्गम इलाके से मतदान संपन्न कराने के बाद कुछ मतदान कर्मी आज सुबह हेलीकॉप्टर से चियांकी लौटे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड समेत 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस चरण में संताल परगना की 3 सीटें, दुमका, राजमहल और गोड्डा में 1 जून को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 17 मई तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 17 मई को नाम वापस ले सकेंगे। 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच भाजपा प्रत्याशी सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान एनडीए गठबंधन के नेताओं और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का महाजुटान हुआ। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वाराणसी स्थित दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना भी की। इस बीच झारखंड समेत देश भर में बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज गिरिडीह के बिरनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर कोडरमा से पार्टी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह से एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा के हजारीबाग प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कि झारखंड को किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद जो जनता है उसे अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर अब चुनावी गहमागहमी काफी तेज हो गई है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने चतरा में भी चुनावी रैली की थी और उसके बाद वहां का जो चतरा कंस्टिट्यूएंसी और हजारीबाग कंस्टिट्यूएंसी है इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री की रैली जो है वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र और साथ ही साथ गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो इलाका है उसके बीच में मध्य में गिरिडीह जिले में पड़ने वाले बिरनी में उनकी जनसभा आज हो रही है और उसको लेकर लगातार जो है लोगों में जोश दिख रहा है। सुबह से ही लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री की जो रैली है वो करीब 3:30 बजे के आसपास होगी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितनी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर समूचे विपक्ष और इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे लगातार तूफानी दौरा करते हुए वोटरों के पास पहुंच रहे हैं। यहां 20 मई को मतदान है। जीत का झंडा लहराने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। आज यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में संयुक्त रैली करेंगे। तो वहीं मायावती भी आज यहां हुंकार भरेंगी। यहां गुड़सराय में मायावती अपने प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगी। बांसगांव में खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जनता से सदल प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे। उधर प्रत्याशी भी जनसंपर्क अभियानों के जरिए मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। रांची लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने आज रांची के ग्रामीण क्षेत्र कांके में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया।
हैं कि महिलाओं के साथ जो उनके मान सम्मान पे जो वार हुआ है वो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि महिला सुरक्षित महसूस। लोकसभा चुनाव में वोटरों की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य भर में जोर शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बोकारो में स्वीप कोषांग द्वारा स्थानीय इस्पात नगर पुस्तकालय मैदान में मतदाता जागरूकता समागम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से वोटरों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया। इस मतदाता जागरूकता समागम में सहिया, आशा दीदी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभात फेरी भी निकाली गई। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने लोगों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जा रही है कि वहाँ शेड रहेगा, वहाँ चेयर का इंतजाम रहेगा, पानी का इंतजाम रहेगा। महिला और वृद्ध के लिए हम लोग अलग से लाइन लगवाएंगे। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, हमारी बीएलओ लगी हुई है बूथ पर। सारी सुविधाएं जितना तक हो सकता है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए जागरूकता अभियान चरम पर है। और इसी कड़ी में आज डुमरी तिलैया शहर में वॉकथॉन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोडरमा में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर वॉकथॉन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झुमरी तिलैया शहर के महाराणा प्रताप चौक से शुरू हुई ये वॉकथॉन रैली झंडा चौक होते हुए कोडरमा स्टेशन के पास पहुंची, जहां सभी लोगों ने सामूहिक रूप से नैतिक मतदान की शपथ ली। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं। इस दौरान स्कूली बच्चों ने शहर का भ्रमण करते हुए लोगों से 20 मई को मतदान करने की अपील की। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। सड़क किनारे खड़े लोगों को 20 मई को वोट डालने के लिए आमंत्रण पत्र भी दिया गया। लेकिन मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर पता चला कि वोट देने की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। और अगर बात रही किसी को वोट में शामिल करने के लिए, तो हमें इधर मतदाता जागरूकता अभियान से लोगों, विशेषकर युवा वोटरों में मतदान को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। फर्स्ट टाइम वोटरों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। उसके बाद ही कोई काम करे। सबसे पहले आपका काम किया 20 मई को वोट करना, उसके बाद तो दिन भर तो काम। उम्मीद की जा सकती है कि 20 मई को होने वाले मतदान में इस बार कोडरमा में मतदान केंद्रों पर जन सैलाब उमड़ेगा और रिकॉर्ड मतदान का लक्ष्य हकीकत बन सकेगा। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा में भी मतदाता जागरूकता को लेकर विविध पहल हो रहे हैं। इसी कड़ी में ऑटो टोटो वाहन रैली निकालकर लोगों को वोटिंग का संदेश दिया गया। जामताड़ा में पोस्टर पंपलेट से सुसज्जित ऑटो टोटो वाहन रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। उपायुक्त कुमुद सहाय ने इस अनोखी रैली को हरी झंडी दिखाकर दुमका रोड स्थित पेट्रोल पंप से रवाना किया। स्थानीय गांधी मैदान में उपायुक्त ने चालकों और मौजूद लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। तथा प्रयोग करेंगे समुदाय भाषा। उपायुक्त ने इस दौरान सभी से मतदान करने की अपील की, ताकि इस बार के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग सुनिश्चित हो सके। मतदाता जागरूकता के लिए तरह तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले हम लोग सब्जी मंडी भी गए हैं, मजदूरों के साथ भी गए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सारे ऑटो और टोटो रिक्शा के चालक जो हैं उनके साथ मतदाता प्रतिज्ञा लिए हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग भी 1 जून 2024 को निश्चित रूप से अपना अपना मतदान करें एवं अपने परिवार एवं अगल बगल पास पड़ोस जितने लोग हैं सभी को प्रेरित करें। जो मतदान कर सकते हैं वो मतदान अवश्य करें। इस अनोखी टोटो ऑटो रैली की बड़ी संख्या में शहरवासी गवाह बने और जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में की जा रही पहल की सराहना की। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय ईडी टेंडर कमीशन घोटाला और निजी सहायक के ठिकानों से बरामद नकदी मामले पर पूछताछ कर रही है। ईडी के सम्मन पर श्री आलम आज रांची के हिंदू स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 12 मई को सम्मन भेजकर 14 मई को जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। ईडी ने बीते 6 मई को टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 6 मई की देर रात आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी दोनों को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। भारत और ईरान ने चाबहार में शहीद बेहश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुए समझौते के मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि इस समझौते के साथ ही चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का कल नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास में रखा जाएगा। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस कड़ी में बाजार समिति और धनबाद पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर सह बजगृह में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक के थवसीलन ने सभी एआरओ और सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कंटिजेंसी प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, फोर्स रिक्वायरमेंट प्लान तथा गर्मी को देखते हुए मेडिकल प्लान की जानकारी प्राप्त कर जरूरी हिदायत दी। जिले के उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से 5वें चरण के लिए 3 लोकसभा क्षेत्र चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराया गया। देवघर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय परिसर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने चुनाव जागरूकता अभियान डमी ईवीएम का अनावरण किया। उन्होंने जिलावासियों से 1 जून को मतदान करने का आग्रह भी किया। चतरा में वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी और आवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को लोकसभा क्षेत्रवार पोस्टल बैलेट के माध्यम से सुविधा केंद्र और पीवीसी केंद्र में तिथिवार मतदान कराया जा रहा है। दुमका में स्वीप गतिविधियों के तहत स्थानीय टावर चौक पर विशाल स्काई बैलून आसमान में उड़ाया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता संदेश लिखे हुए थे। इस दौरान सभी से 1 जून को मत प्रयोग करने की अपील की गई।
धनबाद अंतर्गत बलियापुर बीडीओ ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक कर मतदाता सूची पर्ची वितरण में तेजी लाते हुए 100% वितरण करने के लिए निर्देशित किया। साहिबगंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत उधवा प्रखंड के दियारा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान नौकाओं में सवार होकर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों ने दियारा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया। भारतीय डाक विभाग द्वारा झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों में चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के साथ लोकसभा चुनाव के संबंध में स्टैंप कैंसलेशन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। कोडरमा संसदीय चुनाव के निमित्त मतदाताओं के लिए वोटिंग प्रक्रिया को सुगम और सुलभ बनाने के लिए जिले में 77 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं को इसकी सही जानकारी हो, इसी उद्देश्य से एलईडी वैन के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। कोडरमा में 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। और अब बात करते हैं मौसम की। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां राज्य के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है, वहीं कई क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की भी स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज भी राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। आगामी 16 से 18 मई के बीच मौसम खुला रहेगा, लेकिन 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। और चलिए अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। वहीं कल आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच के रद्द होने के चलते गुजरात की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी किया। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाला T20 विश्व कप है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंच गई है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 14 मई वर्ष 1908 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने अलावा किसी और को हवाई सफर कराया था। विल्बर राइट ने अपनी साइकिल कंपनी के मैकेनिक चार्ली फन्निस के साथ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिन स्थित किटी हॉक से उड़ान भरी थी। वे 28 सेकंड में 2000 फीट उड़े। इससे पहले 1903 में ही राइट ब्रदर्स अपनी पहली उड़ान भर चुके थे। 14 मई वर्ष 1948 को इजराइल ने रूस और यूरोप देशों से अपनी आजादी की घोषणा की। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। ज़ायनिज़्म नाम से शुरू हुए आंदोलन में यहूदियों को इजराइल में बसाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस आंदोलन में तय किया गया कि दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। इजराइलियों ने अपने धर्म के नाम के अनुसार देश का नाम इजराइल रखा। इजराइल दुनिया भर के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदी को अपना नागरिक मानता है। सेहत की बात में देखते हैं गर्मी के मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे बचाव से संबंधित ये रिपोर्ट। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो कई समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। लू लगने का सबसे अधिक खतरा
बच्चों और वृद्ध लोगों को होता है, क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं, उन्हें भी लू लगने की संभावना होती है। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर न रहें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात आयुर्वेद की। इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे आयुर्वेद की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। प्राचीन काल में आयुर्वेद मुख्य रूप से आत्रेय संप्रदाय अर्थात काय चिकित्सक तथा धन्वंतरी संप्रदाय अर्थात शल्य चिकित्सक इन दो भागों में विभाजित था, जो 8 भागों में अष्टांग आयुर्वेद के नाम से विकसित हुआ। आधुनिक काल में इन 8 अंगों को अध्ययन, अध्यापन एवं विषय विस्तार हेतु 16 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है काय चिकित्सा, दूसरा कौमार भृत्य, तत्पश्चात भूत विद्या एवं मानस रोग, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन, वाजीकरण, मौलिक सिद्धांत, शरीर, द्रव्य गुण, भैषज्य कल्पना, रसशास्त्र, स्वस्थ वृत्त, रोग विज्ञान एवं प्रसूति तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं काय चिकित्सा की। काय चिकित्सा के अंतर्गत भैषज्य या दवाओं का प्रयोग कर शरीर के विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जाती है। ज्वर यानी बुखार, उन्माद, शरीर का सूखना, पीलिया, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगों का निवारण इससे होता है। काय चिकित्सा के 2 पक्ष हैं, शमन तथा संशोधन। इनमें शमन कार्य औषध प्रयोग से सीधे रोगों पर प्रहार के रूप में होता है, जबकि संशोधन के अंतर्गत शरीर के दोषों को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पंचकर्म का विधान है। इसके 3 सोपान हैं। पूर्व कर्म यानी स्नेहन तथा स्वेदन, दूसरा प्रधान कर्म वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन तथा शिरोविरेचन एवं अंतिम है पश्चात कर्म। पंचकर्म के बाद रोगी के लिए पथ्य, आहार, विहार का क्रमिक प्रयोग। अब बात करते हैं कौमार भृत्य की, जिसे बाल चिकित्सा भी कहा जाता है। बच्चों की चिकित्सा को आयुर्वेद में पृथक अंग माना गया है, क्योंकि उनकी चिकित्सा कठिन होती है। शिशुओं के इस अंग का प्रवर्तन कश्यप ने किया था। भूत विद्या एवं मानस रोग। प्राचीन काल से आज तक तंत्र मंत्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष कम या अधिक वर्चस्व रहा है। आयुर्वेद में विकृतियों, व्याधियों के शमन के अतिरिक्त मानसिक विकारों के शमनार्थ भी उपाय निरूपित हैं। इसे मनस चिकित्सा कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में इसके लिए योग यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना या सही दिशा में लगाना इसका विधान किया है। चरक तथा अन्य विद्वानों ने उन्माद, अपस्मार जैसे मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए औषधियों के अतिरिक्त सत्वा वजय का भी सुझाव दिया है। मानसिक रोग में मन का भारीपन, आलस्य, विलास में लिप्तता, भ्रांति, सर्वत्र दुख की अनुभूति, किसी काम में मन न लगना, शरीर में कंपन एवं तीव्र गति से सांस चलने लगना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। शालाक्य तंत्र। शालाक्य शब्द शलाका से बना है, जिसका अर्थ होता है रॉड। इस वर्ग के रोगों के उपचार में शलाका का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। इसका दूसरा नाम ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। इसके साथ ही खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिवुन संसदीय चुनाव में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी, 65.31% हुआ मतदान। चुनाव कर्मियों ने रिसीविंग सेंटर में जमा कराए ईवीएम। सातवें और अंतिम चरण के लिए पर्चा भरने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किया नामांकन। दुमका, राजमहल और गोड्डा में भी नामांकन जारी। शेष चरणों के प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री की गिरिडीह के बिरनी में आज सभा। इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार। और मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज कर रही पूछताछ। समन भेजकर किया गया था तलब। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी मामले में पूछताछ।